तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मैं आज आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको आज ब्रीफली डिटेल से सब कुछ समझाऊंगा। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है जो कि आपको आने वाली सीरीजों में सभी ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। आज हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने परमानेंट होते हैं, कितने नॉन परमानेंट होते हैं, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे ये काम करती हैं। पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि कैसे यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे यूएनओ अस्तित्व में आया और इसके आने वाले समय में क्या क्या इसके प्रावधान हैं, कैसे कैसे रिफॉर्म सरकार द्वारा लाए गए हैं या भारत सरकार द्वारा लाने की मांग करी गई है बार बार। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। पहले इतिहास के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। 1939 से लेकर 1945 तक चला, जिसमें एक्सिस पावर और एलाई पावर दो दो महाशक्तियाँ लड़ रही थी। जर्मनी एक्सिस पावर में सबसे बड़ा देश तो उभर के सामने आया। एलाई पावर में ग्रेट ब्रिटेन पहले था, बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1941 में इसके साथ एक्सिस पावर के साथ जुड़ लिया। एक्सिस पावर में सबसे पहले जब जर्मनी ने यूएसएसआर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब यूएसएसआर भी एलाई पावर के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इस जर्मनी ने अपना लिया था या कब्जा कर लिया था। इस वजह से यूएसएसआर भी द्वितीय विश्व युद्ध में आ गया, वरना ये सबसे पहले अलग ही था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जब बम गिरा दिए, तब उसके बाद जापान को घुटनों पर टिका दिया अमेरिका ने। अमेरिका के द्वारा ये किया गया बहुत ही घिनौना कार्यक्रम था, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसमें जापान के बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान चली गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए गए थे, 10 अगस्त 1945 को यह बम गिराए गए थे। अब जब इसमें एक्सिस पावर और एलाई पावर आपस में भिड़ रहे थे, तो इसमें कुछ लोग सामने आए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था, तब इधर भारत में भी नॉन एलाई मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो उस टाइम पे भी द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही चरम सीमा पर था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे जैसे अंत होता जा रहा था, वैसे वैसे एक्सिस पावर और एलाई पावर भी एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे, क्योंकि जर्मनी को घुटनों पर टिका दिया था एलाई पावर ने। और फिर इसके बाद में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के उस टाइम पे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने यह मसौदा तैयार किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सभी का प्रतिनिधित्व करे और सभी को एक मंच पर लाए, जिससे कि सभी की दुख दर्द और सभी की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। क्योंकि दो विश्व युद्ध हो चुके थे, बहुत ही जान मान का हानि का नुकसान बहुत हो चुका था। इससे हताश होकर फिर भी लोगों ने यही सोचा और देशों ने, राष्ट्रों ने यही निर्णय लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिससे 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। इसका फर्स्ट नेम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने इसका नाम दिया। और यूएन बिगन डिक्लेरेशन एमंग एलाइड गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्सिस पावर, क्योंकि एलाई पावर जीत चुकी थी और एक्सिस पावर हार चुकी थी। इसके उद्देश्य भी यही माने जाते हैं कि सबसे पहले जब जर्मनी को घुटनों पर टिका दिया था, क्योंकि जर्मनी बहुत बुरी तरीके से यह द्वितीय विश्व युद्ध हार चुका था, क्योंकि उसने यूएसएसआर पर हमला कर दिया था। यही माना जाता है कि उसका यूएसएसआर पर हमला करना ही बहुत ही बड़ी उसकी गलती थी। इस वजह से यूएसएसआर भी एलाई पावर के साथ हो चुका था और उन्होंने जर्मनी को घुटनों पर टिका दिया था।
After war, the UN as we know that it was chartered at the United Nations Conference on International Organization in San Francisco, California on जून 26 जून को 1945 को एक सभा बुलाई गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि सभी देश इकट्ठे होकर सभी साथ आए और एक शांति की स्थापना करें पूरे विश्व में, जिससे कि कभी आगे भविष्य में किसी युद्ध न हो जो कि जान माल की हानि न हो। Finally, ratification of charter by the main member state occurred on अक्टूबर 24 1945 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। 51 मेंबर जो कि उस टाइम पे सभी जो कि भारत भी उसमें शामिल था। भारत जिस टाइम पे यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे भारत भी उसमें शामिल था। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यूएनओ का स्ट्रक्चर कैसा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम सबसे पहले जनरल असेंबली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके वैसे तो छः इसके पार्ट हैं: जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पीस कीपिंग फोर्स और इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 10 परमानेंट मेंबर 2-2 साल के लिए प्रति 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल के लिए होता है। ये परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके लिए कोई कार्यकाल नहीं होता। ये जब से यूएनओ बना था तब से ही इनका इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में इनकी सीट ऐसी है। परमानेंट मेंबर के बारे में बात करें तो आप ये देखेंगे कि परमानेंट मेंबर जो कि 3 तो यूरोप से ही आते हैं और एक एशिया से आता है और एक नॉर्थ अमेरिका से। जो कि सबसे पहले हम इनके बारे में बात करें परमानेंट मेंबर के बारे में। परमानेंट मेंबर को की जो सीट ऑफर करी गई थी वो 4 देशों के राष्ट्रों के द्वारा भारत को भी ऑफर की गई थी, लेकिन उस टाइम के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके अनेक कारण रहे होंगे। भारत अब उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्री था। अभी तो हमने आज़ादी पाई थी अंग्रेजों की गुलामी से अभी आज़ादी पाई थी। एकदम से हमने इतनी बड़ी वीटो को एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया। अब दूसरी बात करते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएचआरसी, यूनिसेफ, यूनेप, स्पेशली जो इसकी एजेंसी है एफएओ, फूड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। ये हुई इसके अंडर जो काम करती हैं ये इसकी संस्थाएं। अब सिक्योरिटी जो इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मेंबर के बारे में मैंने आपको बताया है अभी। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत भी 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें भी भारत जो है 2022 तक का इसका सदस्य है। भारत 8वीं बार अपना ये कार्यकाल पूरा करने जा रहा है। 2022 के लास्ट तक भारत का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 8 बार भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। ये इसके ऑर्गन्स हैं जो यूएन जनरल असेंबली है, यूनियन सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैं आगे आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि सभी सिक्योरिटी काउंसिल है ये पीस कीपिंग फोर्स भी भेजती हैं अपनी, जो अलग कहीं कहीं पे अनसर्टनिटी होती रहती है। मतलब किसी देश में पीस कायम करने के लिए वहाँ पे किसी गृह युद्ध हो जाता है, उसमें पीस कीपिंग फोर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही भेजी जाती है। जनरल असेंबली में वोटिंग की जाती है जिसमें कोई रेजोल्यूशन पास कराना होता है, उसमें 1/3 से या 2/3 मेजोरिटी से सभी के लिए रेजोल्यूशन पास कराना होता है। और ट्रस्टीशिप काउंसलिंग है जो करंटली नेरेटिव है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के थ्रू ही काम करती है। अब हम बात करते हैं जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म के बारे में। जब भारत एड्रेस कर रहे थे यूएन जनरल असेंबली को, तो उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सामने अपना प्रस्ताव रखा था कि यूएन में अब दोबारा से रिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि यूएन में एक तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट
पीएम मोदी के द्वारा जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा गया था, ये रखा गया था कि हर एक कॉन्टिनेंट से एक एक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बात की गई, बहुत अच्छी लगी। रिफॉर्म ऑफ द रेस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ द चार्टर ऑफ द यूएन नीड टू हावर टूडे पीपल आज द कंसर्न वेदर इज द रिफॉर्म प्रोसेस की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 75 साल हो चुके हैं अब तक यूएन को बने हुए, अब तक कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया। और जहाँ तक उम्मीद देखी जा रही है, जैसे जैसे आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी हाल ही में चल रहा है, उसमें भी यूएन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि इसका मकसद ही क्या था कि वर्ल्ड में या रीजन में पीस मेंटेन कर रहे, पीस मेंटेलिटी बनाए रखें, जिससे कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसका यह काम था, लेकिन शांति व्यवस्था का कहीं भी इसके द्वारा कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया है। यही भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रिफॉर्म लाने की बात कही गई थी। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक भी ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।